एक बार फिर टूटेगा लालू और तेजस्वी का तिलिस्म। बीजेपी और नीतीश ने लगाई बड़ी सेंध। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और नीतीश ने लालू और तेजस्वी के वोटरों में ऐसी सेंध लगाई कि लालू तेजस्वी देखते रह गए। और यह पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे और आखिर कौन से वोटरों में सेंधमारी की गई जिसके भरोसे राजनीतिक पार्टियां सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होती है। आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की सत्ता पर सियासी दलों के काबिज रहने का इतिहास रहा है। पहले सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर आया लालू का दौर। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन की विदाई हुई तो दौर शुरू हुआ नीतीश कुमार का। सत्ता के सारथी बदलते रहे लेकिन शीर्ष पर नीतीश ही रहे। बिहार की सत्ता के शीर्ष पर लंबे समय तक काबिज रहने के पीछे पार्टियों का अपना वोट गणित है। लालू यादव के लंबे शासन के पीछे मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण को क्रेडिट दिया जाता है। लालू यादव के एमवाई समीकरण क्या था और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जोड़ी ने किस तरह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का तिलिस्म तोड़ा, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिहार में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। बिहार की सियासत में 1990 तक कांग्रेस की सरकार रही। जातियों के मकड़ जाल में उलझी बिहार की सियासत में कांग्रेस लंबे समय तक शीर्ष पर रही तो इसके पीछे सवर्ण, दलित और मुस्लिम यानी एससीएम समीकरण रहा। मंडल पॉलिटिक्स की छांव में 1990 के विधानसभा चुनाव हुए और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर जनता दल अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल रहा। बिहार चुनाव में जनता दल की जीत के बाद लालू यादव की अगुवाई में सरकार बनी और इसके बाद वह सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज बनकर उभरे। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के दौर में लालू यादव का फोकस ओबीसी में भी यादव पर ज्यादा हो गया। वो खुद बीसी जाति से आते हैं। चरवाहा विद्यालय की स्थापना, तेल पिलावन लाठी घुमावन और भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ करो जैसे नारों ने ओबीसी पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा बनकर उभरे लालू यादव को ओबीसी के साथ ही मजबूत यादव नेता के तौर पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। 1989 के भागलपुर दंगों की पृष्ठभूमि में हुए 1990 के चुनाव में मुस्लिम वोटर का झुकाव भी जनता दल की ओर नजर आया, जो जनता परिवार के विघटन और लालू के आरजेडी बनाने के बाद भी जारी रहा। कानून व्यवस्था को लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम आरोप लगे, लेकिन 15 साल तक सत्ता आरजेडी के ही पास रही तो लालू की सोशल इंजीनियरिंग और एमवाई समीकरण को ही श्रेय दिया जाता है। बिहार में मुस्लिम यादव वोट बैंक कितना ताकतवर। बिहार में मुस्लिम और यादव वोट बैंक की ताकत समझने के लिए आंकड़ों की चर्चा जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से कराई गई जातिगत जनगणना के मुताबिक सूबे की कुल आबादी में 17.7% मुस्लिम और 14% यादव है। मुस्लिम और यादव आबादी का आंकड़ा ही सूबे की कुल आबादी का 32% पहुंच रहा है। बिहार विधानसभा की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 50 के आसपास या इससे ज्यादा है। दर्जन भर सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% के करीब है। यादवों को भी जोड़ दें तो सूबे की करीब 6 दर्जन सीटों पर जीत हार तय करने में यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। लालू यादव और उनकी पार्टी को इन दोनों की गोलबंदी का फायदा मिला और आरजेडी लगातार 15 साल तक सत्ता में रही। जेडीयू और बीजेपी ने कैसे तोड़ा लालू का तिलिस्म। एमवाई समीकरण और ओबीसी पॉलिटिक्स। लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग ऐसी थी कि एक समय बिहार में आरजेडी को हराना मुश्किल माना जाने लगा था। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने साल 2005 के बिहार चुनाव में लालू का तिलिस्म तोड़ दिया। कानून व्यवस्था के साथ विकास और हिंदुत्व के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। नीतीश की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनी तो इसके बाद अपराध और अपराधियों पर एक्शन से लेकर सड़क निर्माण तक हुए कार्यों ने सीएम की सुशासन बाबू वाली इमेज गढ़ी। कहीं वर्ग तो कहीं जाति पर फोकस।
एनडीए ने लालू की सोशल इंजीनियरिंग को काउंटर करने के लिए कहीं जाति तो कहीं वर्ग की राजनीति पर फोकस किया। बीजेपी ने अपने सवर्ण और वैश्य वोट बैंक के साथ हिंदू कार्ड के जरिए गैर यादव ओबीसी की लामबंदी पर फोकस किया। पार्टी ने नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे करने के साथ ही कई साल तक भूपेंद्र यादव को प्रदेश प्रभारी बनाकर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर भी काम किया। लालू के समीकरण में वाई पर बीजेपी तो एम में सेंध लगाने की रणनीति जेडीयू ने अपनाई। नीतीश कुमार की पार्टी ने लवकुश कोयरी कुशवाहा समीकरण के साथ ही महिला और मुस्लिम वोट बैंक खासकर पसमानदा पर फोकस किया। भागलपुर दंगों की जांच, पीड़ितों को आर्थिक सहायता, कब्रिस्तान की बाउंड्री जैसे फैसलों से नीतीश ने मुस्लिम समाज के बीच पैठ बनाई। नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी का विरोध कर एनडीए का वर्षों पुराना साथ छोड़ने, बाढ़ राहत के लिए उनकी ओर से भेजे पैसे लौटाने के फैसलों ने मुस्लिमों के बीच नीतीश की राजनीतिक जमीन और मजबूत कर दी। जातीय भावना से हटकर छात्राओं को साइकिल, शराबबंदी जैसे फैसलों से महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में करने में भी नीतीश सफल रहे। बिहार में कोयरी की आबादी 4.27% और कुर्मी आबादी 2.87% है। कांग्रेस ने भी की खूब जोर आजमाइश। चलिए, ये तो बात हुई आरजेडी की। अब जरा कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश बिहार चुनाव में लगा रही है। बिहार की राजनीति एमपी, राजस्थान, यूपी जैसी नहीं। जातिवाद के जकड़न और जातीय आधार पर बनी पार्टियां हैं। इसके रहते राज्य की क्षेत्रीय पार्टी का जो वजूद है वो समाप्त करना थोड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के बिना राजनीति करने को सोची तो वो औंधे मुंह गिर पड़ती है। यही वजह भी है कि अपने शर्तों पर गठबंधन की राजनीति को अंजाम देने में कांग्रेस 2 कदम आगे क्या चली, अब 4 कदम पीछे उसे चलना पड़ा है और हमेशा से ऐसा होता रहा है। कांग्रेस की कहानी हमेशा से ऐसी रही है। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां अब भी अबूझ पहेली रही हैं। बिहार कांग्रेस की राजनीति में एक तरह प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का जाना ये पहला संकेत था कि कांग्रेस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुक्ति चाहती है। फिर दूसरा संकेत तब मिला जब राजद सुप्रीमो की सलाह के बिना कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हुई। तीसरा संकेत तब मिला जब एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की जोड़ी ने संग्राम की वो सूरत दिखानी शुरू की, जहां से लगने लगा कि कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल सकती है। फिर जब बयान आया कि 70 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे और सीएम फेस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन की विधानसभा में तय करेंगे, तो यहीं से प्रदेश कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजद का कड़ा रुख और कांग्रेस में खलबली। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कांग्रेस के दोनों नेता कन्हैया और कृष्णा की जोड़ी को झटका लगने का अंदाजा तभी मिल गया जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कहा कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी होंगे। राजद के भीतर खाने की बात करें तो सुप्रीमो लालू यादव का साफ निर्देश कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गया। पिछली बार तो 70 सीट दिया था, मगर इस बार नहीं देंगे। 40 से 50 सीट लेकर साथ लड़ना है तो लड़े, नहीं तो अकेले समर में उतरे। राजद की इस झड़की के बाद कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ने का जो सपना था वो दीवा स्वप्न साबित हुआ। ऐसे में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। कांग्रेस का जातिगत जनगणना का मुद्दा भी छीना। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रही है। अब जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत सर्वे कराने का ऐलान कर दिया तो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने राहुल गांधी के इस मुख्य मुद्दे को हाईजैक कर लिया, क्योंकि कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन अब आखिर वो क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी का मकसद राहुल गांधी की ओबीसी केंद्रित राजनीति को कमजोर करना है। राहुल ने खुद स्वीकार किया था कि पार्टी ने जब ऊंची जातियों, दलितों और मुस्लिमों पर ध्यान केंद्रित किया तब ओबीसी उनसे दूर हो गए। अब वो इस वर्ग को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बीजेपी भांप चुकी थी। जाति जनगणना कराने के इस कदम का सीधा असर बिहार की जाति आधारित राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि इससे बीजेपी को यह नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा कि वो सामाजिक न्याय की पक्षधर है और काम से मतलब रखती है।
बीजेपी ने जाति जनगणना की घोषणा करके राहुल गांधी को उनके मुख्य राजनीतिक एजेंडे से वंचित करने की रणनीति अपनाई है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था, जिससे पार्टी को सीटों में बढ़त मिली थी। अब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक तरफ नीतीश और बीजेपी लालू और तेजस्वी का जहां तिलिस्म तोड़ने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।